तो 5 टाइम्स इनका जो HCF है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी इनका HCF बनेगा। इन दोनों पॉलिनोमियल्स का जो HCF बनेगा वो होगा 5 टाइम्स x2 प्लस 2x। तो रिक्वायर्ड एलसीएम क्या बनेगा? 28x3y5z5, 28x3y5 और z भी 5। ये हो गया लास्ट पार्ट का आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th मैथ नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज है 4.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है बुक में, उसमें देखें, गिव क्विक आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस विदाउट डूइंग एनी प्रोसीजर। किसी किस्म का कोई प्रोसीजर नहीं करना, मतलब ये है कि कोई ऑपरेशन हम नहीं कर सकते, जस्ट देख कर पोलिनोमियल्स को और जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर बताने हैं। और नीचे उसने बता दिया कि इफ़ HCF ऑफ 2 पोलिनोमियल्स x3 प्लस 5x2 प्लस 6x, यानी एक पोलिनोमियल है x3 प्लस 5x2 प्लस 6x और दूसरी पोलिनोमियल है x3 प्लस 9x2 प्लस 14x, और इन दोनों पोलिनोमियल्स का जो HCF है वो भी बता दिया है कि x2 प्लस 2x है, यानी ये डेटा गिवन है, उसने हमें बता दिया है। अब इसको मद्देनज़र रखते हुए जो इसके नीचे 4-5 पार्ट्स हैं उनके जवाब देने हैं, और उनके जवाब देने के लिए हमें किसी किस्म का कोई प्रोसीजर नहीं करना। पार्ट नंबर 1 में वो पूछ रहा है कि व्हाट वुड बी दी HCF। HCF कितना होगा किसका? 5 टाइम्स x3 प्लस 5x2 प्लस 6x। ये जो फर्स्ट पोलिनोमियल है x3 प्लस 5x2 प्लस 6x, इसको कर दें 5 टाइम्स, और जो दूसरी पोलिनोमियल है x3 प्लस 9x2 प्लस 14x वो एज इट इज़ रहे। तो इन दोनों का जो HCF है वो कितना होगा वो पूछ रहा है। तो जस्ट बगैर सॉल्व किए यानी इनका HCF निकाले, जस्ट देख कर बताना है। तो बिल्कुल आसान है, हमें पता है कि इन दो जो पोलिनोमियल्स हैं इनका HCF तो उसने बता दिया है x2 प्लस 2x। अब इनमें से जो एक पोलिनोमियल है यानी फर्स्ट पोलिनोमियल, उसको उसने इंक्रीज कर दिया है 5 टाइम्स, 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये 5 टाइम्स इंक्रीज हो गई है। लेकिन सेकंड पोलिनोमियल अनचेंज्ड है, क्योंकि दूसरी पोलिनोमियल चेंज नहीं हुई तो फिर HCF भी चेंज नहीं होगा। इन दोनों का भी HCF वही होगा जो ओरिजिनल पोलिनोमियल्स का था। मतलब ये है कि इनका HCF भी होगा x2 प्लस 2x, ये वाला। क्लियर? दूसरे पार्ट में देखें तो उसमें वो कह रहा है कि व्हाट वुड बी द HCF ऑफ x3 प्लस 5x2 प्लस 6x एंड 2 टाइम्स x3 प्लस 9x2 प्लस 14x। इसमें भी HCF पूछ रहा है। इसमें उसने जो फर्स्ट पोलिनोमियल है उसको चेंज नहीं किया, यानी फर्स्ट पोलिनोमियल को एज इट इज लिख दिया है x3 प्लस 5x2 प्लस 6x, और जो सेकंड है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, इन 2 टाइम्स हो जाए x3 प्लस 9x2 प्लस 14x। तो इन दोनों का HCF कितना होगा? क्योंकि इसमें फर्स्ट पोलिनोमियल अनचेंज्ड है तो फिर उनका जो HCF है वो भी अनचेंज्ड वही रहेगा, यानी x2 प्लस 2x वही HCF आएगा इन दोनों पोलिनोमियल्स का। क्योंकि एक पोलिनोमियल डबल हुई है, या तो दोनों डबल हो जाती तो फिर तो HCF भी डबल हो सकता था। क्योंकि HCF में हमने लिखना होता है दोनों के कॉमन फैक्टर्स। इसमें अगर इसको डबल किया गया है और इसको भी डबल कर दिया जाता, दोनों में 2 वाला जो नंबर है वो कॉमन हो जाता, तो फिर वो HCF में भी आ जाता। इस केस में चूंकि फर्स्ट पोलिनोमियल एज इट इज है तो देयर विल बी नो चेंज इन द HCF, यानी HCF वही x2 प्लस 2x ही रहेगा। तीसरा पार्ट देखें इसका। तीसरे पार्ट में वो कह रहा है
कि व्हाट वुड बी द HCF ऑफ, यहाँ उसने 3 से मल्टीप्लाई किया है फर्स्ट पोलिनोमियल को, यानी x3 + 5x2, ये वाली जो पोलिनोमियल है x3 + 5x2 + 6x को 3 टाइम्स इंक्रीज किया है, और दूसरी तरफ है 7 टाइम्स x3 + 9x2, दूसरी जो है ये वाली x3 + 9x2 + 14x, इसको मल्टीप्लाई किया है 7 से। अब बताना है कि इन दोनों का HCF कितना होगा। तो इनमें जो पॉलिनोमियल्स हैं वो तो वही दोनों हैं जिनका HCF था x2 + 2x, दोनों को जिन नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो इन नंबर का HCF 1 आता है, क्योंकि 7 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी जो इन दोनों का HCF है उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, सेम वही HCF होगा x2 + 2x। क्लियर। फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट में वो कह रहा है कि व्हाट वुड बी द HCF ऑफ, इसमें भी HCF ही बताना है किसका, 15 टाइम्स P1 एंड 25 टाइम्स P2। जो फर्स्ट पोलिनोमियल है P1 वो है x3 + 5x2 + 6x, इसको वो कह रहा है कि मल्टीप्लाई कर दें 15 टाइम्स 15 से। और जो दूसरी पोलिनोमियल है x3 + 9x2 + 14x, इसको मल्टीप्लाई उसने किया है 25 से। तो अब वो पूछ रहा है कि इन दोनों का HCF कितना होगा। जहां तक पोलिनोमियल्स का ताल्लुक है ये तो सेम वही दोनों हैं, इनका HCF तो वही आएगा, कौन सा, x2 + 2x। बाकी बच गए नंबर्स, इस तरफ नंबर है 15, इस तरफ है 25। 15 और 25 का HCF होता है 5, 5 3 = 15 और 5 5 = 25, तो इनमें जो कॉमन फैक्टर है वो 5 है। तो 5 टाइम्स इनका जो HCF है वो इंक्रीज हो जाएगा। इन दोनों पॉलिनोमियल्स का जो HCF बनेगा वो होगा 5 टाइम्स x2 + 2x। क्लियर। और इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5। इसमें वो कह रहा है कि डज HCF of the given polynomials will remain unchanged if both are multiplied by x। यानी दोनों जो पोलिनोमियल्स हैं ये वाली भी और ये वाली भी, इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए दोनों को x से, यानी जो पोलिनोमियल 1 है वो भी मल्टीप्लाई x से हो, जो पोलिनोमियल 2 है वो भी मल्टीप्लाई x से हो। अब 1 और 2 का जो HCF है वो तो उसने बता दिया है, वो था x2 + 2x। तो वो कह रहा है कि क्या इन दोनों का जो HCF ये वाला है ये अनचेंज रहेगा, चेंज नहीं होगा। कब, जब इनको x से मल्टीप्लाई किया जाए। अब चूंकि दोनों को सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया जा रहा है और ये वेरिएबल दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो ये भी HCF का हिस्सा बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो HCF है वो चेंज हो जाएगा। वो कह रहा है ना कि डज HCF ऑफ द गिवन पोलिनोमियल विल रिमेन अनचेंज्ड, तो आपने जवाब में लिखना है नो। नो, ये HCF अनचेंज्ड नहीं होगा बल्कि चेंज हो जाएगा। और कितना चेंज होगा, x टाइम्स, यानी इसका जो HCF है वो होगा x इंटू x2 + 2x। या इसको मल्टीप्लाई करें तो x × x2 x3 हो जाएगा प्लस 2x2 हो जाएगा। तो ये इसका HCF बनेगा। इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो x × x2 x3 प्लस x × 2x 2x2, तो ये इसका HCF बनेगा इन दोनों पॉलिनोमियल्स का, जब इन दोनों को x से मल्टीप्लाई किया जाए। क्लियर। तो ये जो था इसका क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है एलसीएम से रिलेटेड। अब उसको सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स बाय कंप्लीटिंग द टेबल। और बुक्स में देखें तो नीचे टेबल दिया गया है, इस टेबल को मुकम्मल करके और हर पार्ट का एलसीएम फाइंड आउट करना है। और हर पार्ट में मोनोमियल्स दी गई हैं। मोनोमियल्स कहते हैं सिंगल टर्म को, सिंगल टर्म वाली एक्सप्रेशन को मोनोमियल बोलते हैं। तो जो बुक में टेबल है वो मैंने इधर बोर्ड पे बना लिया है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें वो कह रहा है कि जो दोनों मोनोमियल्स दी गई हैं, पहले इनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स का एलसीएम निकालें, ये जो कोएफिशिएंट्स हैं इनका अलग एलसीएम निकालें। फिर सिर्फ एक्स जो हैं इस टर्म में और इसमें, दोनों मोनोमियल्स में जो एक्सेस हैं उन एक्स का अलग एलसीएम हो, फिर वाई का अलग लें, फिर जी का अलग लें, और फिर इन सब का प्रोडक्ट लेके जो रिक्वायर्ड एलसीएम बनेगा इन दोनों मोनोमियल्स का वो इस कॉलम में लिखना है। क्लियर? तो इसको सॉल्व करने से पहले सिर्फ डिफाइन कर लेते हैं कि एलसीएम है किस बला का नाम। एलसीएम कहते हैं जी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 or more polynomials is a polynomial of lowest degree that contains the factors of each polynomial। किसी भी पोलिनोमियल के जितने भी फैक्टर हों वो तमाम एलसीएम में मौजूद होते हैं। एलसीएम को कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड हम यूज़ करते हैं कि राइट ईच पोलिनोमियल इन कंप्लीट फैक्टर्ड फॉर्म, जितने भी पोलिनोमियल्स हैं उनकी फैक्टराइजेशन करनी है। और फैक्टर्ड फॉर्म में लिखने के बाद जो रिपीटेड फैक्टर्स हैं उनको कोशिश करें कि पावर्स की फॉर्मेट में लिख लें। फिर सिलेक्ट द हाईएस्ट पावर ऑफ एवरी फैक्टर दैट अपीयर्स। हर फैक्टर की हाईएस्ट डिग्री पावर है, हाईएस्ट पावर वाला फैक्टर जो है वो सिलेक्ट करना है। तो फ़र्क क्या है एलसीएम और एचसीएफ में? जब हम फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करके पोलिनोमियल्स का एचसीएफ या एलसीएम कैलकुलेट करते हैं तो इसमें बेसिक फ़र्क यही है कि जब आप एचसीएफ ले रहे होते हैं तो जो भी पोलिनोमियल्स गिवन होती हैं उनके सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लिखने होते हैं। जितने भी कॉमन फैक्टर्स होंगे वो एचसीएफ में आएंगे। और एलसीएफ कैलकुलेट करते हुए क्या करते हैं कि गिवन पोलिनोमियल्स की फैक्टराइजेशन करते हैं और फैक्टराइजेशन के बाद उनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो एक बार, और जो नॉन कॉमन हैं यानी कॉमन नहीं है वो फैक्टर्स भी एलसीएम में इंक्लूड किए जाते हैं। मतलब ये कि एलसीएम में तमाम फैक्टर्स पोलिनोमियल्स के, गिवन पोलिनोमियल्स के लिखना होते हैं। तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके 4 पार्ट्स हैं, तो एक एक पार्ट को सॉल्व करते जाएंगे और जो तरीका है वो भी आपको ज़हन नशीन होता जाएगा। पार्ट नंबर 1 में देखें तो इसमें चूँकि उसने सेपरेट कॉलम्स बना दिए हैं। पहले वो कह रहा है कि एलसीएम निकालें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स का। इसके 2 ही कोएफिशिएंट्स हैं, एक 8 है और एक 4 है। अगर हम प्रॉपर मेथड पे आ जाएं फैक्टराइजेशन वाले पे तो 4 के फैक्टर्स बनेंगे 2 × 2 4 होता है, और जो 8 है उसके फैक्टर्स होंगे 2 × 2 × 2 3 टाइम्स। 2 2s are 4, 4 2s are 8। और एलसीएम में क्या लेने हैं, जो कॉमन है वो भी लेने हैं और जो कॉमन नहीं है वो भी लिखना है। तो इसकी एलसीएम में 3 टाइम्स 2 आएगा जो कि बन रहा है 8। तो आप यूँ समझ लें कि 4 और 8 का एलसीएम 8 आएगा, क्योंकि 4 2s are 8 होता है, 8 4 के टेबल में आ रहा है, तो 4 और 8 का जो एलसीएम है वो 8 होगा। 4 और 8 का जो एचसीएफ है वो फिर 4 बनेगा। अगर इसके एक्सपोनेंट वाली फॉर्म में लिखें तो 2 टाइम्स 2 है, 2 का एक्सपोनेंट 2 होगा, और यहाँ पर जो 2 है उसका एक्सपोनेंट 3 हो जाएगा। तो आपने एलसीएम में जो ग्रेटर पावर है फैक्टर की वो लेनी है, यानी इसमें हमने 2 क्यूब लेना है और 2 क्यूब बनेगा 8। इसी तरह से जो सेकंड कॉलम है उसमें हमने एलसीएम लिखना है x का। तो फर्स्ट पोलिनोमियल में x की पावर जो है वो 6 है, सेकंड में 2 है,
तो एलसीएम में आपने लेनी है ग्रेटर पावर, यानी x की जो 6 पावर है वो इन दोनों का एलसीएम होगा। अगर HCF की बात होती तो फिर x2 होता, लोएस्ट पावर जो कॉमन होगी दोनों तरफ वो HCF में आएगी। मतलब ये कि x6 और x2 का अगर HCF लेना पड़े तो x2 लेंगे जो लोएस्ट पावर है, और अगर इन दोनों का एलसीएम लेना पड़े तो फिर x6 लेंगे जो ग्रेटर पावर है। तो एलसीएम हो जाएगा x6 x का। नेक्स्ट है y, इसमें y 1 टाइम्स है, इसमें भी 1 है, तो y का जो एलसीएम है वो तो 1y ही आएगा। तीसरी चीज है z। फर्स्ट पॉलिनोमियल में देखें, मोनोमियल्स की बात है तो फर्स्ट मोनोमियल में z मौजूद ही नहीं है, और इसमें 1z है। अगर HCF ले रहे होते तो हम इसको कंसिडर ही ना करते, क्योंकि इसमें मौजूद नहीं है तो ये कॉमन नहीं हो सकता। एलसीएम में हर वो फैक्टर लिखना है जो किसी एक पॉलिनोमियल में हो, यानी जो एक में है और दूसरे में नहीं है तो भी उसको हम आंसर में लिखेंगे। तो यहाँ पर एक z भी आ जाएगा। तो इसका जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बनेगा उसमें कोएफिशिएंट हम 8 लेंगे, x 6 होगा और y और z 1 1 होंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 8x 6y z, ये है रिक्वायर्ड एलसीएम इन दोनों मोनोमियल्स का। इसी पैटर्न पे सेकंड पार्ट को देखें। पहले आते हैं कोएफिशिएंट्स की तरफ। फर्स्ट मोनोमियल का कोएफिशिएंट 12 है, सेकंड का 24 है। 12 चूंकि 2's 24 होता है तो इसका एलसीएम 24 ही आएगा। 12 का टेबल 24 पे 2 टाइम्स, तो इसका मतलब है कि 24 ही इसका एलसीएम है। x की बात करें तो इधर x2 है, इधर x3 है, तो ग्रेटर पावर लेनी है, एलसीएम होगा x3। y की बात करें तो इस तरफ y 4 है और इसमें y मौजूद ही नहीं है, तो एलसीएम में कौन सा y लिखेंगे, पावर 4 वाला। और z दोनों में 1 है तो वो वैसे ही आ जाएगा। तो इसका जो रिक्वायर्ड एलसीएम है वो बनेगा 24 x3 y4 z, y4 और 1 z, तो ये हो गया इसका एलसीएम। तीसरे पार्ट में देखें तो इसमें 3 मोनोमियल्स हैं। अब हमने तीनों को कंसिडर करना है। अगर कोएफिशिएंट्स की बात करें तो फर्स्ट का कोएफिशिएंट है 18, सेकंड का है 9, थर्ड का है 6। 9 को डबल करें 18, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें 18, 6 3 जार 18, 9 2 जार 18, 18 1 जार 18। तो जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है एलसीएम इन तीनों कोएफिशिएंट्स का वो रहेगा 18, क्योंकि 18 पे ही तीनों के टेबल जा रहे हैं। x की बात करें तो इसमें x3 है, इसमें तो x1 है, लेकिन इस मोनोमियल में x का जो एक्सपोनेंट है वो 6 है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, x6 जो ग्रेटर पावर है वो एलसीएम होता है। y की बात करें तो इसमें तो y नहीं है, इसमें y है 2, इसमें y है 1, तो एलसीएम होगा y2। इसी तरह z इधर 1 है, इधर 1 है, लेकिन इसमें है z का एक्सपोनेंट 3, तो हम इसको लेंगे एज एलसीएम z3। और रिक्वायर्ड एलसीएम में तो इन तमाम को मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो वो बन जाएगा 18 x6 y2 z3। ये हो गया रिक्वायर्ड एलसीएम इन तीनों मोनोमियल्स का। और लास्ट पार्ट में देखें तो इसमें भी 3 मोनोमियल्स हैं। अच्छा, इसमें जो कोएफिशिएंट है इसका 1 है, सेकंड का भी 1 है, थर्ड का कोएफिशिएंट 28 है, तो फिर एलसीएम हम इसी 28 को ही लिखेंगे जो थर्ड मोनोमियल का कोएफिशिएंट है, क्योंकि इनका तो 1 है। नेक्स्ट कॉलम है x का, तो x देखें, इसमें x 1 है, इसमें भी x 1 है, इसमें है x 3 टाइम्स, यानी x की जो पावर है वो 3 है, तो यहाँ हम जो ग्रेटर पावर है
वो लिखेंगे x3। y देखें, इसमें y वंस, इसमें y 3 टाइम्स, इसमें y 5 टाइम्स। तो जो ग्रेटर पावर है 5, y की जो पावर 5 है वो हम लिखेंगे एलसीएम। नेक्स्ट कॉलम है z का, तो इसमें z 3 टाइम्स, इसमें z है 5 टाइम्स और इसमें है वंस। तो जो ग्रेटर पावर 5 है z की वो लेंगे इधर एज एलसीएम। तो रिक्वायर्ड एलसीएम क्या बनेगा? 28x3y5z5, 28x3y5 और z भी 5। ये हो गया लास्ट पार्ट का आंसर। ओके जी, आज हमने एक्सरसाइज 4.4 के पहले 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।